मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड में सेंट्रल कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन और पूरे इंटायर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर या कह लें उसकी शेप के बारे में। तो चलिए मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर रखा है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। हाइब्रिडाइजेशन को चेक करने का जो बेसिक मेथड मैंने आपको बताया था वो ये था कि आपने सेंट्रल एटम पर मौजूद जो लोन पेयर्स हैं और सेंट्रल एटम में सराउंडिंग एटमों के साथ जितने सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं आपने उन्हें आपस में ऐड कर देने। उसके रिजल्ट में आपको एक स्टेरिक नंबर मिलेगा। वो स्टेरिक नंबर आपको ये बताएगा कि उस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस मॉलिक्यूल में अगर आप गौर करें तो सेंट्रल कार्बन पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है और इसने जो टोटल सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं वो 4 हैं। यानी एक सिग्मा बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक टॉप मोस्ट क्लोरीन के साथ। टोटल सिग्मा बॉन्ड तादाद में 4 है, विच इन टर्न मीन कि हमारे पास जो स्टेरिक नंबर है वो 4 है। तो सेंट्रल कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट्स वो होगी sp3। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जब मेरा कोई सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है उस वक्त उसकी जो मॉलिक्यूलर शेप होती है स्टूडेंट्स वो टेट्राहेड्रल होती है। अब इस केस में जो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल होने का रीजन क्या कि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। अगर तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर मौजूद होता और सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती, फिर जो शेप है मॉलिक्यूलर शेप वो बदल जाती, फिर उसमें वैरायटी ऑफ शेप्स पॉसिबल थी। ठीक हो गया। जैसे जैसे हम सराउंडिंग एटम घटाते जाएंगे, लोन पेयर का इजाफा करते जाएंगे, वैसे वैसे मॉलिक्यूलर शेप बदलती जाएगी। लेकिन क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है तो हमारे पास जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर शेप बता रही है वो आएगी, वो है हमारे पास टेट्राहेड्रल। अब हम बात करते हैं इसके आइडियल बॉन्ड एंगल के बारे में। इस पूरे मॉलिक्यूल के जो आइडियल बॉन्ड एंगल्स हैं वो है स्टूडेंट्स 109.5 डिग्रीज। यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड है और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, दो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्रीज आइडियल। क्वेश्चन ये है कि रियल क्या होगा। तो याद रखना आपने, मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी, अगर मेरे सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद है ना स्टूडेंट्स और सराउंडिंग एटमों की जो तादाद है या जो सराउंडिंग एटम्स की जो नेचर है वो सिमिलर हो, यानी यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी, यहां पर भी, यानी ये डिफरेंट एटम्स ना हो, सिमिलर एटम्स हो, उस वक्त आपने ये कहना है, उस वक्त ये कंडीशन लगती है कि जो मॉलिक्यूल का आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो उस मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट रियल बॉन्ड एंगल के बराबर होता है। इसीलिए जो रियल बॉन्ड एंगल होगा इस मॉलिक्यूल का वो भी स्टूडेंट हमारे पास 109.5 डिग्री ही होगा। उसका रीजन क्योंकि सेंट्रल कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है और जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो सिमिलर है, वो एक जैसे हैं। अगर बिलफर्ज ऐसा होता कि कार्बन के साथ अटैच ये जो 4 क्लोरीन है, ये 4 क्लोरीन ना अटैच होते, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन होता, यहाँ पर ब्रोमीन होता, यहाँ पे फ्लोरीन होता, यानी डिफरेंट एटम्स अटैच होते, उस सूरत में आइडियल बॉन्ड एंगल और रियल बॉन्ड एंगल हरगिज बराबर ना होते। ये कंडीशन आपने उसी सूरत अप्लाई करनी है जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर मौजूद नहीं होगा स्टूडेंट्स और सराउंडिंग एटम्स सिमिलर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।